Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 30th of July 2021। तो 30 जुलाई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आज के सवालों के बारे में आपको बता दूं, और उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर साइड। आप अपनी तरफ से वीडियो लाइक कर सकते हैं एंड यू कैन शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, ठीक है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज की लिंक मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहला सवाल है, कायरो कंसेंसस वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू द कायरो कंसेंसस। तो कायरो कंसेंसस से कौन से स्टेटमेंट्स रिलेटेड है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है, यानी पहला ऑप्शन है, द कंसेंसस एम्स टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग इन अफ्रीकन कंट्रीज। दूसरा ऑप्शन है, द कंसेंसस एम्स टू टेक वेलफेयर बेस्ड अप्रोच फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। तीसरा कह रहा है, द कंसेंसस एम्स टू टेक, ये वही ऑप्शन होगा, चलो डी कह रहा है, द कंसेंसस एम्स टू प्रोवाइड फ्री वैक्सीनेशन फॉर लो एंड मार्जिनल इनकम पॉपुलेशंस। तो इन तीन ऑप्शंस में आपको चलो बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जी-सेक के बारे में आपको स्टेटमेंट दिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट कैन इशू बोथ ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज, ठीक है ना। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आर्टेमिस अकॉर्ड। आर्टेमिस अकॉर्ड के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट एम्स टू इंश्योर स्पेस एक्सप्लोरेशन इज कंडक्टेड इन अ सेफ, सस्टेनेबल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आर्टेमिस अकॉर्ड। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या none. So these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. मैं आपको आंसर ज़रूर बताऊंगा, अभी जो न्यूज़ वाला पार्ट है उसके बाद बता दूंगा आंसर्स, लेकिन आपको अपनी तरफ से अटेम्प्ट ज़रूर करना है, ठीक है ना। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, जिसके बारे में आपको लिखना है। प्लीज डू राइट सम पॉइंटर्स। आप लोग पॉइंट लिख नहीं रहे हैं, आई विल रिक्वेस्ट कि आप थोड़े बहुत पॉइंट, अगर आप 4-5 पॉइंट भी देते ना, दैट इज मोर देन इनफ। स्टार्टिंग करिए। आप लोग मतलब इस तरह से हेजिटेट करेंगे या इस तरीके से सोचेंगे कि नहीं कोई और करेगा, नो वन एल्स इज गोइंग टू डू दिस थिंग्स फॉर यू। कोई और व्यक्ति का प्रिपरेशन, किसी और व्यक्ति की आंसर राइटिंग आपको मदद नहीं करेगी। कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ वेट करते हैं कि दूसरा आंसर लिख देगा, हम उसको पढ़ लेंगे, इट विल हेल्प अस एज वेल, बट दैट इज नॉट द केस। अगर आप अपने से आंसर नहीं लिखेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू रीच एट द टॉप, यू विल नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। सो प्लीज जस्ट जॉट डाउन 2-3 पॉइंट्स। बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीद नहीं कर रहा हूँ मैं अभी कि स्टार्टिंग में आप पूरे आंसर्स लिख लें, लेकिन आप एटलीस्ट पॉइंटर्स तो दे ही सकते हैं। तो यू शुड डू दैट, है ना। तो मेक इट अ हैबिट ऑफ गिविंग सम पॉइंटर्स। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, डज मेकिंग वैक्सीनेशन कंपलसरी वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस। डिस्कस। आपको ये डिस्कस करना है कि क्या वैक्सीनेशन को अगर हम कंपलसरी कर देते हैं तो क्या ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है या नहीं करता है। आज का एडिटोरियल एक्चुअली इसी पे है, तो अगर आप अभी लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर आप नहीं लिख सकते अभी तो एटलीस्ट एडिटोरियल पढ़ने के बाद आप ज़रूर इसको लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। लेट्स मूव टू द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट, जिसमें हम कुछ न्यूज़ आइटम्स देखेंगे जो कि द हिंदू में अभी मेंशन नहीं थे, लेकिन पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से लिए गए हैं। पहली न्यूज़ है, किंग चिली राजा मिर्चा। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ऐसी न्यूज़ आइटम्स अपने को देखने में स्टार्टिंग में सरल लगती है या लगता है कि अरे इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, बट यूपीएससी टारगेट्स दीज सॉर्ट ऑफ न्यूज़। कल के पीआईबी की न्यूज़ है ये, किंग चिली राजा मिर्चा, and this is from Nagaland. Now this is a very special variety of chili, that is Raja Mircha, and that is from Nagaland. It has been exported to London for the first time. तो actually लंदन में एक्सपोर्ट हुई है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट इट इज़ फ्रॉम नागालैंड एंड इट हैज़ गॉट द जीआई टैग ऑलरेडी, सो दैट मेक्स इट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो थोड़ा सा हम नागा मिर्चा के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिस कंसाइनमेंट ऑफ राजा मिर्चा है ऑल्सो रिफर्ड टू एज किंग चिली फ्रॉम नागालैंड। दिस इज किंग चिली फ्रॉम नागालैंड was exported to London via Guwahati by air. राजा मिर्चा की बात करें तो इट्स अ चिली फ्रॉम नागालैंड एंड इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज किंग चिली और भूत जुलोकिया। इट इज ऑल्सो नोन एज भूत जुलोकिया और घोस्ट पेपर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। भूत जुलोकिया एंड घोस्ट पेपर, इसका दूसरा नाम भी है, ठीक है ना। इट इज जेनेसिस, द चिली बिलोंग्स टू द जेनस कैप्सिकम ऑफ द फैमिली सोलानेसी। याद रखिएगा, सोलानेसी फैमिली की
जीनस कैप्सिकम से बिलोंग करती है, राजा मिर्चा किंग चिली। जीआई टैग, इट हैज़ ऑलरेडी गॉट द जीआई टैग, जीआई सर्टिफिकेशन इन 2008, नागालैंड को मिल चुका है। एंड इट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिली एंड इज कॉन्स्टेंटली ऑन द टॉप 5 इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिलीज बेस्ड ऑन द स्कोविले हीट यूनिट्स। तो स्कोविले हीट यूनिट्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की टॉप 5 हॉटेस्ट चिलीज में ये आती है। याद रखिएगा, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिलीज, टॉप 5 में आने वाली है। राजा मिर्चा या भूत जुलोकिया या घोस्ट पेपर फ्रॉम नागालैंड। तो कितनी चीज़ें देखो हम लोग को पता चली। जीआई टैग का पता चला, 2008 में मिला। जीनस कैप्सिकम का पता चला, नागालैंड का पता चला, है ना। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो न्यूज़ है वो है जवाहर नवोदय विद्यालय स्टूडेंट्स हैव डिटेक्टेड 8 एस्टेरॉइड्स एज पार्ट ऑफ खगोलशाला एस्टेरॉइड रिसर्च कैंपेन 2021। तो खगोलशाला एस्टेरॉइड रिसर्च कैंपेन 2021 के अंतर्गत जो जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 8 एस्टेरॉइड्स डिटेक्ट किए हैं। 8 एस्ट्रॉइड, एक्चुअली में एस्ट्रॉइड जो होते हैं एक्चुअली में वो 2 प्लैनेट्स के बीच के बेल्ट में ज़्यादातर पाए जाते हैं, वो है जुपिटर एंड मार्स। याद रखिएगा, मार्स एंड जुपिटर के बीच की जो बेल्ट होती है ना वो एस्ट्रॉइड बेल्ट कहलाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन से 2 प्लैनेट्स के बीच की बेल्ट एस्ट्रॉइड बेल्ट कहलाती है, तो जुपिटर एंड मार्स आप याद रखिएगा। अब आप लोग नोट कर लीजिए खगोलशाला एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन है क्या। तो खगोलशाला एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन एक इनिशिएटिव है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। किसका इनिशिएटिव है ये? ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्पेस फाउंडेशन का। तो ठीक है ना, इन दोनों के बीच का है, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एंड स्पेस फाउंडेशन के बीच का ये एक तरीके से कहना चाहिए कैंपेन है। एंड दिस कैंपेन इज द इंडियन चैप्टर ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम दैट हैज गॉट स्टूडेंट इन्वॉल्व इन द सर्च एंड फॉर एस्ट्रॉइड। तो यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है इस कैंपेन के अंतर्गत। खगोलशाला एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन के अंतर्गत किसको इंक्लूड किया गया है? स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया गया है ताकि वो रिसर्च कर सकें एंड दे कैन गेट इन्वॉल्व इन द सर्च फॉर एस्ट्रॉइड्स। इस कैंपेन के अंतर्गत हाई क्वालिटी एस्ट्रोनॉमिकल डेटा सेट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू पैन स्टार्स टेलीस्कोप। तो पैन स्टार्स टेलीस्कोप भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो डेटा है उसका एनालिसिस किया जाए एंड कुछ आइडेंटिफिकेशन किया जा सके एस्ट्रॉइड्स का। उसी के अंतर्गत जो जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय के बच्चे हैं उन्होंने ये 8 एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो खोज निकाले हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। मैंने आपको बता दिया एस्ट्रॉइड्स बेल्ट, मैंने आपको बता दी जुपिटर एंड मार्स के बीच की होती है। खगोलशाला एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन याद रखेगा और पैन स्टार्स के साथ थ्रू डेटा, पैन स्टार्स टेलीस्कोप के थ्रू डेटा जो है वो एनालाइज किया जाता है। अगली न्यूज़ है बोल्ड प्रोग्राम के अंतर्गत। बोल्ड क्या है? बोल्ड प्रोग्राम के अंतर्गत खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि KVIC एंड BSF दोनों ने मिलकर 1000 बैम्बू सैपलिंग्स प्लांट किए हैं इन द तनोत विलेज इन जैसलमेर राजस्थान अंडर द बोल्ड प्रोजेक्ट बोल्ड याद रखेगा। और याद रखेगा KVIC का प्रोजेक्ट, एक्चुअली में प्रोजेक्ट बोल्ड जो है वो KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का प्रोजेक्ट है। अभी न्यूज़ ये है कि तनोत विलेज है एक जैसलमेर का, जहां पर BSF ने KVIC के साथ मिलकर के 1000 बैम्बू सैपलिंग्स जो हैं वो प्लांट किए हैं एंड दिस इज अंडर द प्रोजेक्ट बोल्ड। ये प्रोजेक्ट बोल्ड के अंतर्गत हो रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है? तो प्रोजेक्ट बोल्ड बेसिकली बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। याद रखिएगा, बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट मतलब ड्रॉट लैंड्स पे बैम्बू का एक ओएसिस बनाना। क्या इसका कारण है? बैम्बू को ही क्यों सेलेक्ट किया गया? एक्चुअली बैम्बू बहुत जल्दी ग्रो करता है, इट ग्रोज वेरी फास्ट एंड इन अबाउट 3 years टाइम, 3 साल के अंतर्गत लगभग ये बैम्बू पूरा अपने फुल साइज में ग्रो कर जाता है एंड दे कैन बी इजिली हार्वेस्टेड। इनमें वाटर का भी जो रिक्वायरमेंट होता है थोड़ा कम रहता है एंड ऐसे में ड्रॉट प्रोन एरियाज जो है वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा ये अप्रोप्रिएट हो जाते हैं। अब प्रोजेक्ट बैम्बू क्या है? प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है? बेसिकली बैम्बू ओएसिस यानी कि बैम्बू को ग्रो करने का प्रोजेक्ट है। बैम्बू बेसिकली ग्रीन पैचेस बना देता है इन द एरिड एंड सेमी एरिड जोन्स ऑफ द कंट्री एंड एक यूनिक साइंटिफिक एक्सरसाइज है जो कि एक तरीके से कहना चाहिए कि लैंड डिग्रेडेशन या जो लैंड का कहना चाहिए कि जो उसका डेजर्टिफिकेशन हो रहा है उसको रोकने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। प्रोजेक्ट बोल्ड काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है अगर आप डेजर्टिफिकेशन को रोकना चाहते हो तो ऐसे कम वाटर वाले रीजन्स में भी आप बैम्बू का कल्टीवेशन कर सकते हो। दैट इज़ वेरी इजी एंड बहुत जल्दी वो ग्रो करता है।
ये हमने न्यूज़ देख ली। लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर सम ऑफ द क्वेश्चंस। कायरो कंसेंसस मैंने पूछा था, तो एक्चुअली इट एम्स टू टेक वेलफेयर बेस्ड अप्रोच फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। दूसरा सवाल मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में पूछा था। अब देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। इट इज़ अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। दोनों गवर्नमेंट्स कर सकती हैं G6, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी दोनों गवर्नमेंट्स रिलीज कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्चुअली में एक तरीके से बॉन्ड ही होता है ना, तो वो कर सकती हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स कैन इशू बोथ द ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड ट्रेजरी बिल्स एंड डेटेड सिक्योरिटी रिलीज कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट केवल बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी रिलीज कर सकती है, ट्रेजरी बिल्स नहीं करती है। याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट्स ट्रेजरी बिल रिलीज नहीं करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तीसरा सवाल मैंने पूछा था कि आर्टेमिस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा था इट एम्स टू बूस्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन इज कंडक्टेड इन अ सेफ सस्टेनेबल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। दूसरा स्टेटमेंट था उसका इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस अकॉर्ड। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इंडिया इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड। याद रखिएगा, आर्टेमिस अकॉर्ड के जो फाउंडिंग मेंबर है, आर्टेमिस अकॉर्ड के जो फाउंडिंग मेंबर है वो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। दीज आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आ गया होगा। फ्रंट पेज की एक न्यूज़ है 27% फॉर ओबीसीज, 10% फॉर ईडब्ल्यूएस इन द नेशनल कोटा मेडिकल सीट्स। तो अब नेशनल कोटा मेडिकल सीट्स के अंदर ऑल इंडिया कोटा के अंतर्गत यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जाएगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, एंड 10% दिया जाएगा टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दिया जाएगा इन द ऑल इंडिया कोटा स्कीम फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्स फ्रॉम 2021 टू 22। तो 2021-22 के कोर्स में 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए एंड 10% कोटा फॉर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए दिया जाएगा इन द ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया कोटा जो इंट्रोड्यूस हुआ था, ऑल इंडिया कोटा स्कीम जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो हुई थी 1986 में। याद रखिएगा, ऑल इंडिया कोटा स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1986 फॉर डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज टू मेडिकल एस्पिरेंट्स ऑफ अ स्टेट टू स्टडी इन कॉलेज इन अनदर स्टेट। ठीक है ना, ऑल इंडिया कोटा जो स्कीम है वो 1986 में इंट्रोड्यूस हुई थी फॉर डोमिसाइल फ्री, मतलब इसमें डोमिसाइल रिक्वायरमेंट नहीं होती, डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी है ताकि मेडिकल एस्पिरेंट्स जिस स्टेट में चाहे अपने पसंद के स्टेट में जाकर के पढ़ाई कर सकें। सो इस स्कीम के अंतर्गत क्या होता है, 15% एंड 50% ऑफ द यूजी एंड पीजी सीट्स, यूजी की 15%, पीजी की 50% इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, दे आर अलॉटेड। याद रखिएगा, दे आर एलोकेटेड। याद रखिएगा, इन 2007 इसमें क्या हुआ फिर, इन 2007 the Supreme Court introduced reservation of 15% of seats in the all India quota for SCs and 7.5% for STs। ये भी आप याद रखिएगा, इसमें ये भी प्रावधान फिर सुप्रीम कोर्ट ने किया था। ठीक है ना, ये न्यूज़ फिर इसमें ज़्यादा कुछ खास दिया नहीं था, इसलिए मैंने इसको बताया नहीं है। अभी आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है, तो यू कैन मूव। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं मैप ऑफ द डे। तो आज का जो मैप ऑफ द डे मैंने लिया है वो लिया है ईरान का मैप लिया है। ओके, तो ईरान का मैप लिया है, और ईरान का मैप का रीज़न क्या है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आज न्यूज़ में भी था, आज का एडिटोरियल में भी था, है ना। तो लेट मी टेल यू, जब ये एडिटोरियल में आएगा तभी मैं आपको बता दूंगा ईरान के बारे में। पहला एडिटोरियल जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है विंग्स ऑफ पेगासस, द इपोक ऑफ साइबर वेपन्स। तो एपॉक आपको पता है टाइम की यूनिट होती है, द विंग्स ऑफ पेगासस। अब ये आर्टिकल जो है वो साइबर अटैक्स और पेगासस के ऊपर लिखा गया है। सबसे पहले ऑथर ने बोला कि साइबर अटैक्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक्स या फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा प्रोलिफरेट कर चुके हैं और काफ़ी अलार्मिंग एक्सटेंट पे ये हो भी रहे हैं। तो साइबर वेपनरी इतनी स्ट्रांग हो गई है, साइबर अटैक्स इतने ज़्यादा होने लगे हैं कि ऑथर इसको एक साइबर वेपन इपॉक का नाम दे रहा है, इस टाइम को साइबर वेपन इपॉक का नाम दे रहा है। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि पेगासस इसमें से कोई अल्टीमेट साइबर वेपन नहीं है, लेकिन हाँ ये भी अपने आप में एक साइबर वेपन है। और अभी जैसे कि इजराइल ने क्लेम किया है कि वो साइबर जो पेगासस है वो केवल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को ही सेल कर रहे हैं, कंट्रोल्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। मतलब कि उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट खुद पेगासस को ले रही है, खुद इसको यूज़ कर रही है ना, तो गवर्नमेंट खुद इसको यूज़ कर रही है ना। तो यहाँ पे साइबर वेपन के बारे में ये चीज़ है। अब ऑथर ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से साइबर वेपन
खतरनाक है और किस तरीके से उसका इवोल्यूशन हुआ है। तो साइबर इज ऑफन टाउटेड एज द फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर। ऑथर ने इसको फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर का नाम दिया। साइबर वॉरफेयर इज द फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर, मतलब कि लैंड, सी, एयर, स्पेस। लैंड, सी, एयर, स्पेस, अभी तक ये 4 वॉरफेयर के स्पेसेस थे, अब उसमें फिफ्थ स्पेस साइबर स्पेस जुड़ गया। तो लैंड, सी, एयर, स्पेस एंड साइबर, अब ये 5 स्पेस हो गए जहां पे वॉरफेयर लड़े जा रहे हैं। ऑथर ने कहा कि साइबर एज अ डोमेन ऑफ मिलिट्री नेशनल सिक्योरिटी ऑल्सो को एग्जिस्ट विद साइबर एज अ डोमेन ऑफ एवरीडे लाइफ। अब बाकी की चीज़ों में और साइबर में एक और ये डिफरेंस आ रहा है कि साइबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डे टू डे लाइफ में आने लगा है, ठीक है ना। डे टू डे लाइफ में एयर, लैंड, वाटर भी आते हैं, लेकिन एयर, लैंड, वाटर की जो फाइटिंग है या जो वॉरफेयर है वो लिमिटेड स्पेसेस में हो सकती है। उसके कुछ डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं। आपके घर के बाहर के तालाब में कोई मैरीटाइम शिप नहीं आएगा, वो ओशियन में आएगा, वो सीज में आएगा, कोस्टल रीजन्स में आएगा, ये आपको पता है। लेकिन साइबर वॉरफेयर आपके घर के अंदर तक घुस चुका है, आपके ड्रॉर में आ चुका है, आपकी जेब में आ चुका है, आपके मतलब कहना चाहिए हाथ में रहता है 24 घंटे। तो कुल मिलाकर के साइबर का और बाकी वेपनरी के जो स्पेसेस उस पर डिफरेंस ये है कि बाकी के डेजिग्नेटेड स्पेस है कि कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पे ये चीज होगी, लेकिन जो साइबर वॉरफेयर है वो आपके घर के अंदर हो रहा है, वो आपके घर के मतलब हर समय उसकी वो आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, है ना। एंड इट्स वेरी इजी टू यूज दिस साइबर वॉरफेयर, बहुत इजी है इसको यूज करना, है ना। मतलब छोटे छोटे वायरसेस से, इस तरीके के स्पाईवेयर से आपका एक एक डेटा जो है वो लोग यूज कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। ऑथर ने यहाँ पे कहा कि साइबर वॉरफेयर वेपनरी जो है इट हैज़ बिकेम अ वेपन ऑफ चॉइस। ये आपकी वेपन ऑफ चॉइस है क्योंकि आपने इसको चूज़ किया, आप इसको अपने पास रखते हैं। अब अभी ऑथर ने बोला कि यहाँ पे कई एलिगेशंस ऐसे लगे थे कि पेगासस सॉफ्टवेयर जो है वो गवर्नमेंट को सेल किया जाता है बाय द इजराइल, एंड पेगासस एक साइबर वेपन है। ऑलरेडी आप सबको पता है कि पेगासस एक साइबर वेपन है। तो गवर्नमेंट्स क्यों इस तरीके के साइबर वेपन को परचेज करती है या फिर उसके साथ डील करने में विश्वास रखती है। ऑथर ने कहा कि जब आप हल्का सा भी अगर आप किसी चीज़ को इस तरीके से मतलब कि चिंगारी दोगे तो वो बाद में पूरे जंगल की आग बन के सामने आएगा, है ना। एंड गवर्नमेंट्स वही कर रही हैं कि शुरुआत में तो अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए इस तरीके के स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर रखती हैं, बाद में वो जब बहुत ज़्यादा विकराल रूप आपके कंट्रोल के बाहर क्यों होता है। एक्चुअली होता क्या है कि ये सब एआई के अंतर्गत आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप होती जा रही हैं और हमको ये लगता है कि हम इसके मास्टर हैं, लेकिन अल्टीमेटली एआई जब अपना रूप दिखाएगा तो वहीं समझ में आएगा हमको कि हम उसके मास्टर नहीं थे, वो हमारा मास्टर था, है ना। तो एआई के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो आपकी मिस्टेक से लर्न कर सकता है, वो आपके साथ ह्यूमन उनको भी लर्न कर सकता है ना। आप सब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके अपग्रेड होते रहते हैं, काफ़ी एवोल्यूशनरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस तरीके की वेपनरी अगर हम रखते हैं अपने आप को मास्टर समझ करके तो कल को वो बैकफायर ज़रूर करेगा। अब ऑथर ने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं साइबर वॉरफेयर के। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल स्टक्सनेट का है। स्टक्सनेट का अटैक हुआ था, ईरान के ऊपर यह अटैक हुआ था 2010 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, मतलब इस इवेंट ने पूरी समझ लो हिस्ट्री ही चेंज करके रख दी है। तो स्टक्सनेट का जो इवेंट है, ये जो स्टक्सनेट लिखा हुआ है ना, तो ये जो इवेंट है ये हुआ था 2010 में और ये ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर हुआ था। दिस हैपेंड ऑन द ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी एंड दिस वाज कंडक्टेड बाय यूएस। उस समय यूएसए प्लस इजराइल ने इसको कंडक्ट करवाया था और वहाँ के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज थे, जो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस थे, न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। याद रखिएगा, न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस को डिस्ट्रॉय किया था ये ईरान में जो ये थे। तो इसी कारण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता। फिर इसके बाद साइबर अटैक्स के एग्जांपल है यूक्रेन का स्टेट पावर ग्रिड। यूक्रेन का स्टेट पावर ग्रिड भी उसके ऊपर अटैक हुआ था 2016 में। फिर एक रैंसमवेयर आया था नॉट पेटिया, अगर आपको याद हो, पेटिया नॉन पेटिया करके उसका नाम था, तो ये नॉट पेटिया जो करके है ये रैंसमवेयर आया था 2017 में आया था, ठीक है ना। 64 कंट्रीज को इम्पैक्ट डाला था इसने। देन वानाक्राई सॉफ्टवेयर, वानाक्राई का भी अटैक हुआ था, आप सबको पता होना चाहिए, वानाक्राई का भी अटैक हुआ था। रैंसमवेयर नॉन पेटिया का भी अटैक हुआ था। तो इस तरीके के अटैक्स आप सबको पता होंगे। देन यूनाइटेड स्टेट्स का एक था सोलार विंड्स, साइबर अटैक था सोलार विंड्स, दैट इज अगेन देयर। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ऑथर ने ये सारे इवेंट्स बताए कि कहाँ कहाँ साइबर वॉरफेयर हुए हैं, कौन कौन से साइबर वॉरफेयर हुए हैं।
एंड ऑथर ने कहा कि पेगासस स्पाईवेयर जो है वो यही काम करता है, इट हाइड्स बिहाइंड द क्लोक ऑफ एनोनिमिटी। ये क्लोक ऑफ एनोनिमिटी के पीछे छिप जाता है। अनविलिंगनेस ऑफ दोज टू whom it has been sold to acknowledge its misuse but to deprive is likely to be only टेम्पररी। तो यहाँ पे ऑथर ने यही कहा है कि जो लोग अनविलिंगनेस दिखा रहे हैं और इसको परचेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है इसको परचेज कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि इनकी कैपेबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, ये एनोनिमस रह के काम करते हैं, और कल को जब ये अनरिकग्नाइजेबल हो जाएंगे तो फिर ये आपके कंट्रोल से भी बाहर रहेंगे, ये आपके कंट्रोल से भी बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को भी ये समझना है कि साइबर वॉरफेयर उनका मास्टर बन सकता है। ठीक है ना। These cyber threats are very real and ऑथर ने वही चीज़ बोला कि आप जैसे क्या हो रहा है कि डिवाइसेस बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते जा रहे हैं। देखिए आज मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा था तो मुझे ये भी रियलाइज़ हो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कितना ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा टॉपिक है कि आपने एसी भी कनेक्ट कर दिया, आपने सारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आईटी से कनेक्ट कर दिया, बट आईटी इतना ज़्यादा वल्नरेबल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा वल्नरेबल है टू अटैक्स कि आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकते। मतलब मैं आज ये चीज़ पढ़ रहा था तो मुझे लगा ऐसा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्रिटिक हो सकता है। आप इस तरीके से सब कुछ कनेक्ट तो कर देंगे, लेकिन अगर एक बार आपके ऊपर अटैक हुआ और साइबर अटैक से आपका पूरा कंट्रोल किसी और के हाथ में आएगा, कल को जो एक डिवाइस दूसरे के हाथ में आना चाहिए था उसके पास पूरी की पूरी कमान चली जाएगी अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाता है तो उसका भी आप क्रिटिक अगर कभी आपको लिखने के लिए आए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, तो आप वहाँ यहाँ से वो पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। वही ऑथर ने कहा कि नीड ऑफ द आवर यही है कि आप इन सब चीज़ों की वल्नरेबिलिटीज़ को समझें, इन सब चीज़ों की टेंडेंसी को समझें, एंड ये आप जिसको फ्रेंड समझ रहे हैं ये बहुत जल्दी आपका एक फो बन जाएगा एंड बहुत जल्दी ये आपका एक मास्टर की तरह काम करेगा, एंड इस हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। ओके, दैट इज़ द थिंग। द लॉन्ग रोड टू विनिंग द बैटल अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। तो ये जो आर्टिकल है ये ऑथर ने लिखा है रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। 30 जुलाई यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग है। अब यहाँ पे पहले तो चाइल्ड से रिलेटेड 3-4 इशूज़ जो हैं ऑथर ने उठाए हैं। पहला इशू ये है कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पता चला कि जो ट्रैफिकिंग के इंसिडेंट हैं 2020 अप्रैल से लेकर के जून 2021 तक, उसमें 9,000 चिल्ड्रन हैव बीन रेस्क्यूड आफ्टर बीइंग ट्रैफिक्ड फॉर लेबर। तो इसमें 9,000 बच्चे थे जिनको रेस्क्यू किया गया है, हु हैव बीन ट्रैफिक्ड फॉर लेबर। दूसरा जो इशू है वो है चाइल्ड मैरिज का। चाइल्ड मैरिजेस हैव बीन रैम्पेंट। ओवर 10,000 केसेस वर ट्रैक्ड बिटवीन अप्रैल एंड अगस्त 2020, है ना। मध्य प्रदेश में बहुत सारे केसेस आए थे चाइल्ड मैरिज के। तो पहला हमने देखा कि ट्रैफिकिंग के केसेस, देन चाइल्ड मैरिज के केसेस देखे। देन तीसरा जो इशू है वो है चाइल्ड लेबर का। इसमें चाइल्ड राइट्स एनजीओ जो है विच वॉज वर्किंग इन दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इट हैज़ हाईलाइटेड द प्रॉब्लम ऑफ रैम्पेंट चाइल्ड लेबर। तो रैम्पेंट चाइल्ड लेबर वॉज सीन स्पेशली दीज टाइम्स, क्योंकि ऐसे टाइम में क्या हो रहा है कि जैसे बड़े लोग जब काम करेंगे, अगर कोई एडल्ट काम करेगा तो वो पैसे भी ज़्यादा लेगा, है ना। चाइल्ड के केस में जो ये होटल वाले हैं इन सबको फ़ायदा ही रहता है कि उनको बिल्कुल कम वेजेस में वो बच्चों को एम्प्लॉय कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो वॉयलेट करते हैं उनके राइट को, उनकी बॉडी इंटीग्रिटी को, और उस तरीके से वो वॉयलेट करते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है ना। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो कि ऑथर ने यहाँ पे उठाए हैं। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि क्या है कि जो फैमिलीज़ हैं कोरोना वायरस के कारण उनकी इनकम बहुत ज़्यादा घट गई, उनके घरों में इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगा। और जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो जो एक तो ठीक है बहुत वेल ऑफ है तो ठीक है, अगर वेल ऑफ नहीं है तो फिर उनको सारे हाथ बिल्कुल चाहिए कि उन हर हाथों से लेबर हो। तो ऐसे में फिर चाइल्ड लेबर और इस सब के इशूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। एंड कोरोना के कारण तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, बिल्कुल बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि साइबर ट्रैफिकिंग, एक नया टर्म दिया साइबर ट्रैफिकिंग का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंटरनेट का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे बच्चों को फंसाया जा रहा है एंड बच्चों को कांटेक्ट किया जा रहा है, यंग पीपल के साथ कांटेक्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, तो इसको बोलते हैं साइबर ट्रैफिकिंग। तो साइबर ट्रैफिकिंग के इंस्टेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं इन ऑर्डर टू कॉन्टैक्ट द यंग पीपल, है ना। तो दैट वॉज अगेन द केस। एंड ऑथर ने आप ये भी कहा है कि इंडिया जो है अभी भी टियर 2 कंट्री है, यानी कि अभी भी इंडिया में बहुत सारे मेजर्स नहीं लिए गए हैं, स्टैंडर्ड मेजर्स नहीं लिए गए हैं जो कि एलिमिनेट करे ट्रैफिकिंग को एलिमिनेट करने के पूरे मेजर्स अभी भी इंडिया में नहीं लिए गए हैं। ठीक है ना, ऑथर ने कहा। अब ऑथर ने कहा कि अभी ड्राफ्ट बिल आ रहा है रिगार्डिंग एंटी ट्रैफिकिंग। तो ऑथर ने ये पॉइंट दिया कि ड्राफ्ट बिल देखो, हमारे ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पॉलिसीज कम है, एंटी ट्रैफिकिंग की पॉलिसीज इंडिया में भरपूर है, लेकिन जो इशू है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ।
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ इज द इशू। अगर इम्प्लीमेंटेशन इशू है तो आप कितनी भी अच्छी पॉलिसी लेकर के आ जाओ, आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो क्या मतलब की रह जाएगी आपकी पॉलिसी। दूसरी चीज़ ऑथर ने बोली, जो दूसरा सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि बहुत बार विक्टिम्स जो रहते हैं, उनके जो कल्प्रिट्स होते हैं, उनको कन्विक्शन मिलता ही नहीं है, वो छूट जाते हैं। इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी है, इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई कमी है तो वो कैसे दूर होगी? क्या वो लॉ बनाने से दूर हो जाएगी? नहीं दूर होगी। तो कुल मिलाकर के जो आपको इस तरीके के काम है, जो प्रोसीजरल इश्यूज हैं, प्रोसीजरल इश्यूज में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप सही करो, प्रोसीजरल इश्यूज को सही करो। आपके पास पॉलिसी है, पॉलिसीज हैं आपके पास, बट यू हैव टू गेट द प्रोसीजर करेक्ट, है ना। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि मोस्ट विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग आर फ्रॉम लो इनकम कम्युनिटी। एक और इशू देखने को मिला कि जो मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स हैं दे आर फ्रॉम द लो इनकम कम्युनिटीज़, एंड सबसे अधिक उन्हीं को लॉस हुआ था फाइनेंशियली भी। अगर आप देखो, माइग्रेंट लेबर बन के भी वही लोग आ रहे थे, है ना। एंड ऐसे में फिर वो अपना स्कूल एजुकेशन ये सब कुछ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी हमको ध्यान देना है कि क्या चीज़ करने से नॉर्मलसी आएगी, किस तरीके से आप इन सब इश्यूज़ को दूर कर सकते हो। यू हैव टू थिंक एन ऑल राउंड सोल्यूशन। आपको ऑल राउंड सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। अब मैं आपको ईरान का मैप वो दिखा देता हूँ, जैसे वो फैसिलिटी क्या, नातान्ज फैसिलिटी का आया था, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, ये आपका ईरान है। ईरान की अगल बगल जो कंट्रीज हैं पहले वो देख लेते हैं। ईरान के अगल बगल जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अजरबैजान और टर्की, जो दो कंट्रीज ऊपर आपको दिख रही हैं, अजरबैजान और टर्की दिख रही है ना। और फिर एक वाटर बॉडी है यहाँ पे, कैस्पियन सी। तो याद रखिएगा, ईरान कैस्पियन सी को भी डायरेक्टली टच करता है। ईरान कैस्पियन सी को डायरेक्टली टच करता है। फिर ईरान इधर तुर्कमेनिस्तान को टच कर रहा है, उधर टर्की एंड अजरबैजान हमने देख लिया, टर्की एंड अजरबैजान देख ली, और यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान हमने देखा। तुर्कमेनिस्तान के साथ आपका देखो अशकाबात वहीं पे है, अशकाबात यहीं पे तुर्कमेनिस्तान में ही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अशकाबात एग्रीमेंट का नाम आपने काफ़ी सुना होगा ना, है ना। तो ये भी देखो, मैप से हमको कितनी चीज़ें दिखती हैं। फिर ईरान के मैप में आपको एल्बुर्ज माउंटेन दिख रहा होगा, एल्बुर्ज माउंटेन्स दिख रहे हैं, ये एल्बुर्ज माउंटेन्स ये आपको ईरान में ही दिख रहे हैं, ठीक है ना। ईरान की कैपिटल आपको नीचे ये तेहरान दिख रही होगी, दिस इज तेहरान, ये आप कैपिटल याद रखिएगा, तेहरान। और यहाँ पे दो डेजर्ट्स हैं, यहाँ पे एक डेजर्ट है दश्ते काविर, ये दिख रहा है, ईरान के ऊपर लिखा है दश्ते काविर, और एक है दश्ते लुत, तो ये दश्ते लुत है। तो दो डेजर्ट्स हैं, ये दश्ते काविर एंड दश्ते लुत, याद रखिएगा। फिर एक कंट्री इधर है जो बॉर्डर करती है इराक, इराक इसको बॉर्डर करती है इधर साइड से। एंड देन आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं दिस यूएई इज ऑल्सो बॉर्डरिंग दैट, UAE is bordering, UAE is not bordering, I think UAE is not bordering, sorry UAE is not bordering, Pakistan is bordering। UAE का मैरीटाइम बॉर्डर है, UAE का मैरीटाइम बॉर्डर है, पाकिस्तान इज डायरेक्टली बॉर्डरिंग, ठीक है ना। UAE इज नॉट बॉर्डरिंग। UAE एक्चुअली में यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसके बीच में, ये देखो स्ट्रेट लिखा है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इट इज बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। तो पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग अगेन विच इज इंपॉर्टेंट। तो ये ओवरऑल आपका मैप हो गया ईरान का। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको कुछ समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं, एक और एडिटोरियल है जिसको हम डिस्कस करेंगे, ये है द इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। ऑथर ने बोला कि अभी एक्चुअली रजिस्ट्रार जनरल वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय केस था, जिसमें मेघालय हाई कोर्ट ने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट अगर वैक्सीनेशन को कंपलसरी बना देती है और ये कहती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप तभी कर सकते हो जब आप वैक्सीनेटेड हो, तो वो वॉयलेटिव है राइट टू प्राइवेसी का, लाइफ का, पर्सनल लिबर्टी का एंड लाइवलीहुड का। ऑथर का कहना है कि ये वॉयलेटिव है। And in response to the court order, the state government released a new order stating that requirement of vaccination was merely directory। और इसके बाद मेघालय गवर्नमेंट ने एक और नोटिफिकेशन निकाला, उसमें बोला कि भैया ये तो मैंडेटरी नहीं था, ये डिक्टेटरी था, ठीक है ना, डायरेक्टरी था। तो ऑथर ने यहाँ पे बोला कि कोर्ट्स का रीज़न क्या है, देखते हैं वो एक एक करके समझते हैं। तो कोर्ट्स का रीज़न ये है कि ये जो है ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, और अगर आप वैक्सीनेशन को मैंडेटरी कर देते हो तो फिर वेलफेयर का एंगल जो है उससे हट जाता है। दूसरी चीज़, ये राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है, एंड ये पर्सन की बॉडीली इंटीग्रिटी को या उसकी ऑटोनॉमी को वायोलेट करता है अगर आप उसकी मर्जी के बिना उसको वैक्सीनेशन दिलवाते हो तो। लेकिन ऑथर ने कहा है, ऑथर ने इसका जो काउंटर दिया वो ये कहा कि ऐसा नहीं कि भैया ये सब पहले नहीं हुआ है,
कंपलसरी वैक्सीनेशन पहले भी डिप्लॉय किया जा चुका है इंडिया में। वैक्सीनेशन एक्ट 1880 में आया था, जिसमें गवर्नमेंट ने मैंडेट किया था स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन एक्ट ऑफ 1880, वैक्सीनेशन एक्ट ऑफ 1880 ने ऑलरेडी किया हुआ है इसको मैंडेट फॉर द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। और ये जो है एक और चीज़ ऑथर ने बोली कि कोई भी राइट जो होता है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है, तो ये राइट भी आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसके अलावा ऑथर ने दूसरी कंट्री वावरिका एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ चेक रिपब्लिक का एग्जांपल दिया, वावरिका वर्सेस द चेक रिपब्लिक, जिसमें यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट ने ये तक कह दिया है कि कंपलसरी वैक्सीनेशन जो है ये कंसिस्टेंट है विद राइट टू प्राइवेसी एंड रिलीजन। तो कंसिस्टेंट है विद राइट टू प्राइवेसी एंड रिलीजन, ये किसने कहा है? वावरिका एंड अदर्स वर्सेस चेक रिपब्लिक एंड इस केस में यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट, यूरोपियन कोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स के जज ने कहा है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा ऑथर ने कहा है जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि रिस्ट्रिक्शन टू प्राइवेसी वाला केस है, राइट टू प्राइवेसी का केस है। इसमें 3 चीजें बताई गई, 3 प्रॉन्ग टेस्ट बताया गया ना। उन्होंने बताया कि रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द लॉ, तो यहाँ पे जो वैक्सीनेशन का लॉ है वो स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, तो बिल्कुल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। दूसरा जो है उसमें पॉइंट ये है कि रिस्ट्रिक्शन मस्ट हैव अ लेजिटिमेट एम, तो कंपलसरी वैक्सीनेशन का एम है टू प्रोटेक्ट लाइफ, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम कोविड-19। तीसरा जो पॉइंट है कि द रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्टिव परस्यूट, बिल्कुल सही बात है। 4 लाख लोग मर गए इंडिया में और थर्ड वेव आने वाली है, तो आपका ऑब्जेक्टिव तो पूरा होगा ही वैक्सीनेशन से। तो ऑथर ने कहा कि ये 3 पॉइंट्स है जिसके थ्रू ये पता चलता है कि वैक्सीनेशन का अगर मैंडेटरी किया भी जाता है तो वॉयलेटिव नहीं है, दैट इज नॉट वॉयलेटिव एंड देयरफॉर इस तरीके से आप इसको रोकिए नहीं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। सचर रिपोर्ट इन्फ्रिंजेस ऑन ह्यूमन राइट्स। अब ऐसा कहा जा रहा है कि सचर रिपोर्ट जो थी वो इन्फ्रिंजमेंट था टू द ह्यूमन राइट्स। सचर रिपोर्ट है कि एक्चुअली में राजेंद्र सचर कमेटी थी, जस्टिस राजेंद्र सचर कमेटी 15 साल पहले बनाई गई थी टू इंक्वायर इनटू द सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। याद रखिएगा, मुस्लिम कम्युनिटीज़ के सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस को स्टडी करने के लिए जस्टिस राजेंद्र सचर कमेटी बनाई गई थी, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे जो न्यूज़ है वो हम देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स नहीं आपको दिखेंगे। हाई फिस्कल बोरोइंग वोंट क्राउड आउट द प्राइवेट सेक्टर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको क्राउडिंग आउट इफेक्ट समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। वैसे आपको समझ में आ जाएगा मैं जितना समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है, एक इशू है, इसको लिखते हैं क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट क्या होता है? एक्चुअली में ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड आउट करने की बात चलती है, मतलब कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किस केस पे नहीं आता है। तो ये होता कब है, मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करवा देगा, मतलब बैंक्स जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे, हायर इंटरेस्ट रेट जब भी होंगे, तो क्राउडिंग आउट इम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रिटर्न घट जाता है और आपको बोरोइंग की कॉस्ट बढ़ जाती है। क्या होता है देखो, जैसे इन्फ्लेशन आपने पढ़ा होगा ना, इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में आपका इंटरेस्ट रेट, मतलब कि इन्फ्लेशन के को अगर दूर करना रहता है, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज अगर करनी है गवर्नमेंट को, तो वो क्या करता है, बोरोइंग करता है। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज मतलब कि गवर्नमेंट को अगर एक्सपेंशन करना है मार्केट में, तो क्या करेगा, खूब सारी बोरोइंग करेगा, ठीक है ना, एक्सटर्नल बोरोइंग करेगा। अब एक्सटर्नल बोरोइंग करेगा तो जो इंटरेस्ट रेट है ऑलरेडी बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाएगा तो जो ये आपके बैंक्स हैं, जो बैंक्स हैं, अपना इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा देंगे तो कोई भी प्राइवेट प्लेयर अगर लोन लेना चाहता है या पैसा लेना चाहता है वहाँ से, तो वो नहीं ले पाएगा। और जब वो पैसा नहीं ले पाएगा, तो जब उसके पास पैसा ही ज़्यादा नहीं रहेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट की उसकी कैपेबिलिटी भी घट जाएगी, है ना। जब इन्वेस्टमेंट की उसकी कैपेबिलिटी घट जाएगी तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। यही रीज़न है कि क्यों जो फिस्कल बोरोइंग है उससे क्राउड आउट होता है। यानी कि कई बार कहा जाता है कि अगर पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है ज़्यादा या पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करता है, तो इससे फिर क्राउडिंग आउट इम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट खूब सारी एक्सपेंडिचर कर रहा है, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट अब बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ जाएगा? जैसे कि नॉर्मल सी बात है ना, मैंने बताया था ना कि इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए क्या करती है बैंक्स, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए बैंक्स इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं। अगर गवर्नमेंट खूब पैसा बांट रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा जा रहा है। इस कंसेप्ट को समझना,
मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए बैंक्स क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे। इंटरेस्ट रेट को अगर इंक्रीज कर देंगे तो प्राइवेट लोग जो लोन लेते थे वो लोन नहीं ले पाएंगे। अब अगर लोन नहीं ले पाएंगे तो मतलब कि उनके पास जो कैपेबिलिटी है पैसा इन्वेस्ट करने की वो घट जाएगी, क्योंकि भैया प्राइवेट भी तो ऐसे ही काम करता है ना, प्राइवेट भी तो लोन लेता है फिर ज़्यादा उसको प्रॉफिट वाली जगह में लगा देता है। बट अब ऑलरेडी जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो वो कितना भी पैसा लगाए उसका रेट ऑफ रिटर्न तो कम ही रहेगा, और रेट ऑफ रिटर्न कम रहेगा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इसीलिए जो हायर एक्सपेंडिचर है या हायर फिस्कल बोरिंग अगर गवर्नमेंट करती है तो वो क्राउड आउट करता है प्राइवेट सेक्टर को। दैट इज द कंसेप्ट, याद रखेगा, ये कंसेप्ट है ऑलरेडी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपको समझ में आया होगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।